हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में आपने पढ़ लिया था आरएल सीरीज रेजोनेंट सर्किट के बारे में। सीरीज रेजोनेंट सर्किट वो सर्किट होता है जब XL इज इक्वल टू XC हो जाए एक खास फ्रीक्वेंसी पे। उस टाइम सर्किट का जो इम्पीडेंस है वो मिनिमम हो जाता है और उससे फ्लो होने वाला करंट मैक्सिमम हो जाता है। ऐसे सर्किट को आपने बोला था रेजोनेंट सर्किट। आज इस क्लास में आप बात करेंगे हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज की, बैंडविड्थ की, इनकी। तो देखिए आज अपना जो टॉपिक है वो है हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, बैंडविड्थ और साथ में हम देखेंगे क्वालिटी फैक्टर। इन पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज क्या है? सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी? हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज की। तो पॉइंट हेडिंग है आपका हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज होती क्या? देखो मैं ये बनाऊं, एक ग्राफ बना रहा हूं और जो कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। यहां पे हमने लिया था करंट लिया था और करंट की आरएमएस वैल्यू, एसी के केस में हम बोलते हैं उसकी आरएमएस वैल्यू। आप यहां पे देख रहे थे एक खास फ्रीक्वेंसी पे जिसको आपने नाम दिया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। उस फ्रीक्वेंसी पे करंट की वैल्यू आई थी आपके पास में मैक्सिमम। इस खास फ्रीक्वेंसी पे आपने कहा कि जो करंट है वो क्या होता है? मैक्सिमम होता है। क्लियर? यदि मैं यह ग्राफ बनाऊं तो यहाँ पे आप ये कहें कि करंट क्या था? मैक्सिमम था। और इधर जा रहे थे तो भी करंट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और इधर जा रहे थे तो भी करंट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। इस तरह से करंट लगातार क्या हो रहा था? कम हो रहा था। क्या इंक्रीज होने पर? फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर। तो ये जो आपने कहा ये करंट की वैल्यू कौन सी वैल्यू थी? मैक्सिमम वैल्यू थी। इस पे हम IRMS ले रहे हैं इस एक्सेस पे, और यहाँ पर IRMS की वैल्यू क्या थी? मैक्सिमम थी। इसको मैं नाम दे रहा हूं I max। यहाँ पे कौन सी फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम वैल्यू थी? ये जो आप देख रहे हैं जिसको आप कह सकते हैं कौन सी फ्रीक्वेंसी? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से आप फ्रीक्वेंसी कम कर रहे थे तो भी करंट क्या हो रहा था? कम हो रहा था। और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी पे भी करंट क्या हो रहा था? आपका कम हो रहा था। मैक्सिमम करंट कहां पर था? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे था। ये आपने देख लिया था। अब मैं ये कहूं, मैं यहां इनके दोनों साइड में वो पॉइंट बना रहा हूं। ये पॉइंट जो देख रहे हैं ये मैं वो बना रहा हूं कि जहां पे करंट है वो मैक्सिमम वाले का डिवाइडेड बाय कितना हो गया? √2। ये पॉइंट्स, ये जो पॉइंट है, जैसे मैं इनको रेड इंक से रिप्रेजेंट करूं, ये वाली लाइन वो है। यानी यहाँ पे जो करंट है और इस साइड में देखें ये करंट जो देख रहे हैं इन पॉइंट्स पे, ये P1 और P2 दो पॉइंट्स ऐसे हैं जहां पे करंट है मैक्सिमम वाले का कितना होगा? डिवाइडेड बाय √2 हो गया। ये जिन फ्रीक्वेंसीज पे ये हुआ उन फ्रीक्वेंसीज को मैंने नीचे की ओर लिया और ये फ्रीक्वेंसी को नाम दे दिया मैंने F1 और इस फ्रीक्वेंसी को मैंने नाम दे दिया F2। इन फ्रीक्वेंसीज को हम बोलते हैं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। अब आप सोच रहे हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज क्यों नाम दिया इनको? क्योंकि इन फ्रीक्वेंसीज पे पावर, जो मैक्सिमम वाली जो पावर थी उसकी क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। कैसे? इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। फर्स्टली तो मैं ये कह रहा हूं हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज क्या है? ये वो फ्रीक्वेंसीज है जहां पर पावर है, मैक्सिमम पावर की क्या हो जाए? हाफ। अब कहेंगे मैक्सिमम की हाफ कैसे हो जाए? ये तो डिवाइडेड बाय √2 है। डिवाइडेड बाय √2 क्या है? करंट है। देखिए पावर मैक्सिमम को हम कहें कि पावर मैक्सिमम क्या होती है? वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू इनटू करंट की मैक्सिमम वैल्यू।
और जब आप ये कहें कि इन फ्रीक्वेंसीज पे जाकर के करंट क्या हो जाता है, आई मैक्स का डिवाइडेड बाय √2 हो जाता है। जिस रेशियो में करंट कम हुआ है उसी में वोल्टेज को भी क्या होना है, कम होना है। तो वोल्टेज भी क्या हो जाएगा इन पॉइंट्स पे, वी मैक्स डिवाइड बाय √2। तो अब ये जो पावर है इन पे वो कितनी हो जाएगी, ये देखिए आप V मैक्स इंटू आई मैक्स को क्या लिख सकते हैं आप, ये P मैक्स और डिवाइडेड बाय √2 इंटू √2 को आप क्या लिख सकते हैं, 2। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो फ्रीक्वेंसीज है, कौन सी वाली फ्रीक्वेंसी, F1 और F2 पर करंट मैक्सिमम करंट का क्या हो गया, डिवाइडेड बाय √2, और करंट मैक्सिमम करंट का डिवाइडेड बाय √2 हो गया तो पावर क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इसलिए इनको हम बोलते हैं हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्लियर है? आपने यही तो कहा कि मैक्सिमम करंट क्या हो गया, P मैक्सिमम पावर क्या, मैक्सिमम वोल्टेज इनटू मैक्सिमम करंट। खैर अब मैं ये कहूं कि इसको डिफाइन कैसे करें, ये तो मैंने मैथमेटिकली वैसे आपको कंसेप्ट बताया है कि कंसेप्ट ये है। एग्जाम में हमें ऐसे थोड़ी लिखना है, हमें वैसे लैंग्वेज में किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो पॉइंट्स या वो फ्रीक्वेंसीज जहां पर पावर मैक्सिमम पावर की क्या हो जाए, हाफ पावर हाफ रह जाए। तो द फ्रीक्वेंसीज at which power becomes half of the maximum power, half of the maximum power, उनको हम क्या बोलेंगे, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे। हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज यहाँ कौन है डायग्राम में, F1 और F2 है, वो हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज है। ये देखो मैक्सिमम पावर ये है, और हम ये कह सकते हैं कि ये मैक्सिमम इन पॉइंट्स पे एट F1 एंड F2, F1 और F2 पे, F1 और F2 पर पावर क्या हो गई है, मैक्सिमम वाले की हाफ हो गई है। ये मैंने समझाया, ये लिखे आप डेफिनेशन, ये समझने के लिए है। इन फ्रीक्वेंसीज को आप कौन सी फ्रीक्वेंसीज बोलेंगे, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? अब आती है बैंडविड्थ, इसकी बात करनी है हमें, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ है इन फ्रीक्वेंसीज का जो इंटरवल है, ये जो गैप है, ये जो डिफरेंस है, इसी को क्या बोला जाता है, बैंडविड्थ। F2 माइनस F1 को ही क्या बोला जाएगा, बैंडविड्थ। तो नेक्स्ट है आपका क्या, बैंडविड्थ। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो क्या है, बैंडविड्थ। बैंडविड्थ है उसको हम बता सकते हैं क्या, F2 माइनस F1, या फिर हम ये कह सकते हैं इट इज द डिफरेंस, और नॉर्मली इसको बीटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, बीटा से। ये क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज का जो डिफरेंस है, ये इसको हम क्या बोलेंगे, बैंडविड्थ। तो क्लियर हो गया, बैंडविड्थ क्या है, डिफरेंस ऑफ हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। क्लियर? तो आप ये नोट करेंगे, इट इज द डिफरेंस बिटवीन हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज। अब डिफरेंस निकालेंगे, बैंडविड्थ क्या आएगी, बैंडविड्थ यदि मैं कहूं बैंडविड्थ है वो होगी मैक्सिमम वाली में से मिनिमम वाली को माइनस कर दो, यानी F2 माइनस F1, ये क्या आ जाएगी, बैंडविड्थ आ जाएगी। बैंडविड्थ के बाद में हम बात करेंगे किसकी, क्वालिटी फैक्टर की। लेकिन क्वालिटी फैक्टर से पहले अब हम बात ड्राइव करेंगे बैंडविड्थ के लिए फॉर्मूला, है ना। तो अब हम क्या एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले हैं बैंडविड्थ के लिए। क्लियर है?
तो बैंडविड्थ के लिए एक्सप्रेशन जो डिराइव करेंगे तो इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये जो डायग्राम है ये तो हमें चाहिए ही गई। तो अब हम एक्सप्रेशन डिराइव करने वाले बैंडविड्थ के लिए, बैंडविड्थ को ध्यान रखिए क्या होगा, F2 माइनस F1 होगा। और यदि ओमेगा निकाल लेते हो तो ओमेगा को क्या लिख सकते हो आप, 2 पाई f, यानी f निकालने के लिए ओमेगा निकाल सकते हो आप, और ओमेगा को हम क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f। क्लियर। तो अब हम बात करेंगे बैंडविड्थ की, यानी बैंडविड्थ आपने ये कर दिया है, ये नोट कर लीजिए, बैंडविड्थ क्या होता है, F2 माइनस F1। तो बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे, और बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए ये डायग्राम तो आपकी जरूरत बनेगा ही, बैंडविड्थ। देन हम पढ़ेंगे क्वालिटी फैक्टर। फर्स्टली इस सर्किट के लिए हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं, बैंडविड्थ। एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर बैंडविड्थ ऑफ आरएलसी सीरीज सर्किट। आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए बैंडविड्थ का एक्सप्रेशन डिराइव करना। देखो बैंडविड्थ है, बैंडविड्थ कैलकुलेट करने जा रहे हैं आप आरएलसी सीरीज सर्किट के लिए। बैंडविड्थ आपने बताया है वो होता क्या है, बीटा इज इक्वल्स टू F2 माइनस F1, ये वैल्यू निकालना है। अब यह डायग्राम से देख रहे हैं कहां पे, एट हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज, ये आप बना चुके हैं। अब देखिए एट हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज पर क्या होता है, करंट है ना, करंट बिकम 1/√2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट। हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसीज पे जो करंट है, मैक्सिमम करंट का कितना हो जाता है, डिवाइडेड बाय √2। तो हम इस हिसाब से यदि लिखना चाहें तो करंट की जो वैल्यू है, इस एक्सिस पे आपने करंट ले रखा है, वो IRMS RMS क्यों लगाया है, सिर्फ AC के लिए लगाया, AC के कारण आप RMS ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। RMS इज इक्वल्स टू कितना है, मैक्सिमम वैल्यू थी उसका डिवाइडेड बाय √2, है ना, यही होगा यहाँ पे। अब यहाँ देखिए करंट का फॉर्मूला, थोड़ा सा मैं आपसे रफ कैलकुलेशन की बात कर लेता हूँ। करंट का जो फॉर्मूला है, करंट का मैंने बताया था V डिवाइडेड बाय Z होगा। बात क्लियर है। यदि आप करंट की कौन सी वैल्यू की बात करेंगे, RMS की वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, VRMS बाय Z। क्लियर है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस, यही बताया था मैंने कहा था करंट होता है वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। अब यदि करंट की वैल्यू मैक्सिमम है, करंट मैक्सिमम कब होता है, करंट तो वही होगा इम्पीडेंस, वोल्टेज डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस, लेकिन मैक्सिमम करंट कब होता है, जब इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम। बात क्लियर है, इम्पीडेंस क्या हो, मिनिमम, तब करंट क्या होता है, मैक्सिमम। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हैं, IRMS को क्या लिख सकते हैं, यहां देखो ये रफ कैलकुलेशंस ध्यान में है। मैंने ये कहा है कि I इज इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन Z, यानी करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन इम्पीडेंस। भाई रेजिस्टेंस को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, इम्पीडेंस से। रेजिस्टेंस की यूनिट भी क्या होती है, ओम, और इम्पीडेंस की यूनिट भी क्या होती है, ओम। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लगा दिया, वोल्टेज के साथ में भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लगा दिया। फिर मैंने कहा ये फॉर्मूला बन गया IRMS का। फिर कहा कि ये करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होती है, जब ये वाली वैल्यू क्या हो, मिनिमम हो। तो ये सारी जो वैल्यू जो आ रही है यहां से, मैं यहां सब्स्टिट्यूट करने वाला हूं, यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो देखिए IRMS की वैल्यू क्या लिख सकेंगे आप, VRMS डिवाइडेड बाय Z। और ये जो देख रहे हैं आप 1 डिवाइडेड बाय √2, ये तो है ही एज इट इज। और मैक्सिमम करंट क्या होगा, VRMS डिवाइडेड बाय इम्पीडेंस की वैल्यू कौन सी होगी, मिनिमम।
और लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम इम्पीडेंस किसके इक्वल होती है, आर के इक्वल होती है। ये बात मैं आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। ये जो कैलकुलेशन है, ये कॉन्सेप्ट है, ये समझ गए। अब इस तरह से लिख सकते हैं इसको। अब ये लिखने के बाद में आप ये देखें, VRMS से तो VRMS कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये टर्म कैंसिल हो जाएगा। और Z की वैल्यू क्या थी, Z की जो वैल्यू थी वो आपने लिखी थी कितनी, RLC सीरीज सर्किट के लिए ध्यान है, देखो R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, यही था इम्पीडेंस। और इसकी जो वैल्यू है मिनिमम कितनी थी, ये वाली जो वैल्यू है, इस मिनिमम की जगह ये तो देखो 1/√2 तो होगा ही होगा यहाँ पे, ये 1/√2। और इसकी मिनिमम वैल्यू कब थी, जब XL और XC क्या थे, इक्वल थे। तो इसकी वैल्यू क्या थी, मिनिमम। और मिनिमम क्या आई थी, XL और XC इक्वल होने पर R स्क्वायर का रूट यानी R। तो मिनिमम इंपीडेंस की वैल्यू क्या थी, R थी। क्लियर हो गया, यानी ये मिनिमम इंपीडेंस क्या थी, R, और इंपीडेंस की वैल्यू लास्ट लेक्चर में यही आई थी। अब देखो यहां से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये वाली वैल्यू तो हो जाएगी √R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर, और ये हो जाएगी क्या, √2 इंटू R। अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, ये मैं मिटा देता हूं इसको। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड आप क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो क्या होगा, आप क्या कहेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। क्या, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2R स्क्वायर। या R स्क्वायर को इधर कर दें ट्रांसफर, तो ये आ जाएगा XL माइनस XC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर। या फिर XL माइनस XC को हम लिख सकेंगे प्लस माइनस R, माइनस प्लस R। ये समझे या नहीं, ये कंसेप्ट पता है ना, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 होता है, x इज इक्वल्स टू माइनस प्लस 2, यही होता है, वही किया है। XL माइनस XC का होल स्क्वायर R स्क्वायर है, तो XL माइनस XC का वैल्यू क्या आएगी, माइनस प्लस R। पहले माइनस लिखा फिर प्लस बातें की। अब देखो XL को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा L, माइनस XC को क्या लिख सकते हैं, 1/ओमेगा C। लास्ट लेक्चर में एक बातें सीख चुकी है, XL की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा L, और XC की वैल्यू क्या होती है, 1/ओमेगा C इज इक्वल्स टू माइनस प्लस R। अब यहां से आपको ये देखने को मिल रहा है, एक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन कैसे हैं, L और C की वैल्यू तो दो हो नहीं सकती, किसकी वैल्यू दो हो सकती है, ओमेगा की। एक तो मान लेते हैं ओमेगा की वैल्यू ओमेगा 1 है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है ना। एक बार हम मान लेते हैं लेट ओमेगा 1 वैल्यू पर, यानी ओमेगा 1 जब वैल्यू है इसकी, तब सॉल्यूशन कौन सा आ रहा है, माइनस वाला आ रहा है। और प्लस पे हम क्या मान लेते हैं, आप इसी क्रम में रखिए, वैसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ओमेगा 1 ही माने ये ओमेगा 2, इससे थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी इस तरह से, इज इक्वल्स टू। और सेकंड हम मान लेते हैं कौन सा, ओमेगा 2 पर इसका जो सॉल्यूशन आ रहा है वो हम मान लेते हैं कितना आ रहा है, प्लस वाला आ रहा है। तो हम इनको टू इक्वेशंस मान लेते हैं, और फाइनली हमें वैल्यू निकालनी है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की, क्योंकि हमें F2 माइनस F1 निकालना है। बैंडविड्थ के लिए मैंने क्या बताया था, F2 माइनस F1 बताया था। तो F2 माइनस F1 निकालने के लिए क्या करना आपको, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, यानी सेकंड में फर्स्ट को माइनस करेंगे, उससे पहले फर्स्ट में से सेकंड को माइनस कर लेते हैं, ताकि हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है जिसको हम यूज में लेने वाले हैं। ये बात समझ में आ गई। तो फर्स्टली अब मैं ये कह देता हूं कि फर्स्ट में से हम क्या ऑपरेशन लगाने वाले हैं, इक्वेशन फर्स्ट में सेकंड को क्या कर दे, माइनस कर दे या प्लस कर दो, है ना। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते, करने पे, ऐड करने पे, जैसे आपने ये ऑपरेशन लगाया
तो देखो ये तो हो जाएगा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, और ये होगा माइनस कॉमन ले लो और 1/c भी कॉमन ले लो, ये आ जाएगा 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, और राइट साइड में क्या हो जाएगा 0। भाई माइनस आर प्लस आर क्या हुआ 0 हुआ। अब देखो ये वाली वैल्यू आ गई, ये आ गई, तो यहां से देखिए अब कि आपके पास यहां से किसकी वैल्यू आ सकती है, वो वैल्यू हम निकाल लेते हैं। यहां से वैल्यू आ जाएगी आपके पास में ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल, क्लियर है। माइनर इसको इधर ले जाओ तो ये आ जाएगा 1/c 1/ओमेगा 1 प्लस 1/ओमेगा 2, या ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 इंटू एल इज इक्वल टू 1/c, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1/ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2, है ना। अब देखो ये जो टर्म है, कौन से वाला टर्म, सिर्फ ये वाला जो टर्म है ये, और ये वाला नीचे वाला नहीं, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कैंसिल होने पर देखो यहां क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी ओमेगा 1 ओमेगा 2 एल सी, और इधर क्या बचा 1, या ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू होगी 1/LC, यानी ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 की जो वैल्यू है वो क्या आएगी 1/LC। हम नाम दे देते इक्वेशन नंबर 3। हालांकि ये इक्वेशन, ये वैल्यू हमें चाहिएगी, क्लियर है, इसको नोट करिए इतना। ये वैल्यू को हम काम में लेंगे, यानी जहां भी आगे हमारे पास क्या है ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 आए, वहां पर हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं 1/LC सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। अब देखिए हम इक्वेशन सेकंड में फर्स्ट को माइनस कर लें, देखो ये यहां तक लिखिए। अब हम क्या करें, इक्वेशन 2 में से, इसके बाद में मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन 2 में से, इक्वेशन नाउ जो ऑपरेशन लगा रहे हैं हम, इक्वेशन 2 में से किसको माइनस कर रहे हैं 1 को माइनस कर रहे हैं। इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, ये 1 है, क्योंकि हमें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 की वैल्यू चाहिए। तो इसमें माइनस करेंगे तो ये आएगा ओमेगा 2 एल माइनस ओमेगा 1 एल, है ना, और माइनस 1/ओमेगा 2c, और ये माइनस करेंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1/ओमेगा 1c इज इक्वल्स टू r माइनस का r। तो ये क्या बनेगा, इसको आप इस तरह से कह सकेंगे, l कॉमन ले लेंगे और ये होगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, और यहां से आप क्या कह सकते हैं, देखो ये फर्स्टली ये जो वैल्यू है ये ओमेगा 2 की थी, यहां पे आप कहेंगे, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, प्लस वाले को पहले लिख लें ओमेगा 1 इंटू सी, और माइनस वाले को बाद में लिख दें 1/ओमेगा 2 इंटू सी इज इक्वल टू आर, माइनस माइनस का आर क्या हो गया 2r हो गया। अब देखो इस इक्वेशन को, यानी क्या ऑपरेशन लगाया आपने, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस किया है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, वही तो हमारी बैंडविड्थ आएगी वहां से। अब देखो यहां से, अब मैं इसको रफ कर रहा हूं, अब आप ये देखें कि ये जो वैल्यू है इसको आप लिख देंगे ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल, और ये यहां से कॉमन आ रहा है 1/c, और ये आएगा 1/ओमेगा 1 माइनस 1/ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2r। अब यहां से देखें ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1/c, ये देखो आप, ये हो जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इज इक्वल्स टू 2r। अब
आपके पास ये जो वैल्यू है, ये देखो ये ग्रीन में लिखी हुई, इसको देखिए, यहां से ये किसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है। इस वैल्यू को यहां से लिखी जा सकती है यूजिंग इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3, है ना, फ्रॉम 3, और ये इक्वेशन से ये वैल्यू आ जाएगी ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस 1 अपॉन सी, और ये आ जाएगा ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाई, यहां से वैल्यू क्या लिखी जा सकती है इसकी, 1 अपॉन एल सी इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर। अब देखो ये 2r आने के बाद में ये वैल्यू आपके कैंसिल हो जाएगी, c से c कैंसिल हो जाएगा, और ये l ऊपर जाएगा, तो ये होगा आपके पास में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल प्लस ये l भी ऊपर चला जाएगा, ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल इज इक्वल्स टू 2r। क्लियर। अब देखो सेम नंबर 2 टाइम्स आ रही है, तो इसको डबल कर दे हम, तो ये आ जाएगा 2 ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इंटू एल इज इक्वल्स टू 2r। अब 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, है ना, ये नोट करिए। अब ये नोट कर लें आप, तो अब देखें याद से, ये वैल्यू है, ये आपने या ये देखो आई है आपके पास में वैल्यू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई l। l को उधर ले गया, किस में आ गया, ये डिवाइड में। या फिर हम ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f, तो ओमेगा 2 क्या हो जाएगा, 2 पाई f2, और ओमेगा 1 हो जाएगा 2 पाई f1, वो वैल्यू क्या आएगी, r बाई l। या हम इसको क्या कर ले, 2 पाई को कॉमन ले लें, 2 पाई को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा f2 माइनस f1 इज इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई l। या f2 माइनस f1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 2 पाई r अपॉन l। या इसको क्या कह सकते हैं, बैंडविड्थ होती है ये, तो ये जो बैंडविड्थ की जो वैल्यू है, बैंडविड्थ वो कितनी आ जाएगी, r डिवाइडेड बाय 2 पाई l, ये आ जाएगी बैंडविड्थ क्या है, r डिवाइडेड बाय 2 पाई l, 2 पाई l। r पता है रेजिस्टेंस है और l क्या है, इंडक्टेंस है। तो इस तरह से हम इसकी क्या निकाल सकते हैं, बैंडविड्थ निकाल सकते हैं। तो नोट कर लीजिए, फिर अपन बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की। नोट डाउन, नोट कर लिया तो इसको मैं मिटा रहा हूं। अब हम बात कर रहे हैं क्वालिटी फैक्टर की, कि क्वालिटी फैक्टर है क्या। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली होता क्या है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का रेशियो होता है। क्वालिटी फैक्टर को अपन कैपिटल Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो टॉपिक का नाम लिखिए क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्या है, टॉपिक का नाम क्वालिटी फैक्टर। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Q से। होता क्या है, रेशियो होता है किसका, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बता चुका लास्ट लेक्चर में, बैंडविड्थ का भी हमने स्टडी किया ही है। इन दोनों के जो रेशियो को क्या कहा जाता है, क्वालिटी फैक्टर। ये एक यूनिट लेस है, क्योंकि बैंडविड्थ की भी यूनिट क्या होती है, हर्ट्ज होती है। फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस ही तो है, और फ्रीक्वेंसी की डिफरेंस की यूनिट क्या होगी, हर्ट्ज, और रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की यूनिट भी क्या होती है, हर्ट्ज। तो क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, Q से। क्या होता है ये, इट इज द रेशियो ऑफ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ का जो रेशियो है उसको हम कहते हैं क्या,
क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर क्लियर हो गया, यानी मैथमेटिकली आप ये कह सकते हैं क्वालिटी फैक्टर है Q, वो क्या होगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय बैंडविड्थ, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं Q इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है FR और बैंडविड्थ क्या होती है F2 माइनस F1। ये होगा क्वालिटी फैक्टर। आगे हम बात करेंगे इसकी। ये क्या होगा, यूनिट लेस होगा। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है, यूनिट लेस होता है। क्लियर, ये होता है आपका यूनिट लेस। अब देखो हम बात करें क्वालिटी फैक्टर कैसे क्या डिराइव होगा आरएलसी सीरीज सर्किट का। तो क्वालिटी फैक्टर को हम लिख सकते हैं क्या, Q इज इक्वल्स टू रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, लास्ट क्लास में डिराइव किया था हमने 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC। ध्यान आ गया कैसे किया था, XL को XC के इक्वल किया था, XL को ओमेगा L लिखा था, XC को 1/ओमेगा C रखा था और ओमेगा को 2 पाई f रख दिया था। जो f आई थी वो यही आई थी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, इसकी वैल्यू क्या आई थी, यही आई थी, लास्ट लेक्चर में ध्यान होगा। और बैंडविड्थ अभी हमने जो किया था वो कितना आया था, 1/2 पाई R/L। ये क्या आई थी, अभी जो डेरिवेशन किया था क्या आई थी, बैंडविड्थ। तो ये वैल्यू बैंडविड्थ की यही आई थी। अब इसको हम सोल्व करते हैं सिंपल वे में। यदि हम बात करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, Q को लिख सकते हैं क्या, देखो 1/2, ये 2 पाई होता है, 1/2 क्या है, पाई। तो 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू अंडर रूट C लिख सकते हैं इसको। डिवाइडेड बाई में क्या है, 1/2 पाई R/, इसको भी मैं लिख रहा हूं क्या, रूट L इंटू रूट L। यही तो हो जाएगा, L बन जाएगा रूट L इंटू रूट L को। अब यहां से आप देखें तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/2 पाई अंडर रूट L इंटू रूट C, और डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे, ये डिवाइड है ना, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 पाई रूट L इंटू रूट L, ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 पाई। अब ये वैल्यू आप देखेंगे तो 2 पाई से ये 2 पाई कैंसिल हो जाएगा, रूट L से ये रूट L कैंसिल हो जाएगा, ये क्वालिटी फैक्टर आ जाएगा आपके पास में 1, ये 2 पाई तो कैंसिल हो ही गया ये। अब देखो नीचे क्या आया, R बचा, ये R बचा है, ये वाला R, ये R बचा है। अब देखो ये आ गया 1 डिवाइडेड बाई R, और ये बचा ऊपर रूट L और नीचे है रूट C, तो कंबाइंड लिख देते हैं रूट L/C। ये आ गया क्वालिटी फैक्टर। तो क्वालिटी फैक्टर बेसिकली क्या होता है रेजोनेंट सर्किट में, आप मैं बात करूंगा अभी। रेजोनेंट सर्किट में शार्पनेस ऑफ रेजोनेंट्स को डिफाइन करता है कौन, क्वालिटी फैक्टर। यानी क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतना ही रेजोनेंस क्या होगा, शार्प होगा। तो हम ये भी नोट कर लेते हैं, इन रेजोनेंट सर्किट, इन रेजोनेंट सर्किट शार्पनेस ऑफ, शार्प मतलब कितना तेज है, शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस इज डिफाइंड बाय क्वालिटी फैक्टर, क्वालिटी फैक्टर। अच्छा, क्वालिटी फैक्टर के और भी फॉर्मूला हम लिख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। ये तो नोट करिए आप पहले, क्वालिटी फैक्टर के और भी फॉर्मूलाज क्या क्या हो सकते हैं। क्वालिटी फैक्टर का जो फॉर्मूला है आप कह सकते हैं ये रेशियो होता है क्वालिटी फैक्टर Q का, हम कह सकते हैं या तो क्या XL और XC डिवाइडेड बाय R
को भी क्या कहा जाता है, क्वालिटी फैक्टर। एक्सएल क्या था, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और रेजिस्टेंस का रेशियो। भाई ये तो दोनों ही होती है, या तो एक्सएल हो या फिर क्या हो, और यानी इससे क्वालिटी फैक्टर कह सकते हैं एक्सएल अपॉन आर, या फिर क्या कह सकते हैं एक्सी अपॉन आर। ये भी क्या है, क्वालिटी फैक्टर है। तो क्वालिटी फैक्टर को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर एंड रेजिस्टेंस, या फिर कह सकते हैं रेशियो ऑफ रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर एंड रेजिस्टर, क्योंकि एक्सएल और एक्सी की वैल्यू क्या होती है, रेजोनेंस कंडीशन में इक्वल होती है। तो ये क्वालिटी फैक्टर। अब देखो एक क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला आया है, ये आपने लिख चुके हैं, मैं यहाँ ये लिख देता हूँ 1/r√L डिवाइडेड बाई सी। और बैंडविड्थ का भी जो आया था आपके पास में F2 माइनस F1 का, वो आया था 1 डिवाइडेड बाई 2 R/L, ऐसा कुछ आया। अब यहां देखें, ये बैंडविड्थ का अर्थ। क्वालिटी फैक्टर को आपने ये क्या कहा कि क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही क्या होगा, शार्प होगा, ये लिखा है। ये देखते हैं इस पॉइंट के बारे में कि क्यों लिखा है, ये क्यों कहा है कि क्वालिटी फैक्टर किसका मेजरमेंट है, रेजोनेंस की शार्पनेस का मेजरमेंट है। क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा रेजोनेंस उतना ही क्या होगा, शार्प होगा। ये देखिए इस फॉर्मूला पे आप देखिए, मैंने जैसे ये ग्राफ वही बनाया, इस एक्सेस पे मैं ले रहा हूं करंट, इस एक्सेस पे मैंने लिया करंट, और करंट की जो वैल्यू है यहां ये एक्सेस बना देते हैं, ये यहां पे हम ले रहे हैं करंट की वैल्यू IRMS की वैल्यू। देखो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे जाके करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ये आप मान लें कौन सी फ्रीक्वेंसी है, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है FR। इस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पे आपने ये देखा था कि करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है। मैं ये मान के चलूं, यदि मेरे पास में ये जो वैल्यू है रेजिस्टेंस की, वो वैल्यू बहुत ही क्या है, कम है, और रेजिस्टेंस यदि कम होगा तो आप सोच के देखिए क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। रेजिस्टेंस कम होगा तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ये मैंने माना है कि करंट क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है करंट, क्योंकि रेजिस्टेंस क्या है, कम है। और इस तरह से यार ये इस तरह से ये ग्राफ, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैं मान के चल रहा हूं कम, रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या हुआ, ज्यादा। ये R1 लिया है मैंने, रेजिस्टेंस कम माना है मैंने, रेजिस्टेंस कम है तो रेजिस्टेंस कम होने से क्वालिटी फैक्टर क्या हुआ, ज्यादा, और रेजिस्टेंस कम होने से करंट भी क्या होता है, ज्यादा। और ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं दोनों साइड में, यहां यदि मैं इन पॉइंट की बात करूं तो यहां पर ये जो फ्रीक्वेंसीज है इनको हम कौन सी फ्रीक्वेंसीज बोल सकते हैं, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज। ये मैं F1 नाम दे दूं और इसको मैं नाम दे दूं F2। ये हाफ पावर फ्रीक्वेंसी जो बैंडविड्थ है F2 माइनस F1, वो क्या है, वो ज्यादा है या कम है। बैंडविड्थ आप देख रहे हैं वो किस पे डिपेंड करती है, 1/2πr/L। रेजिस्टेंस कम है तो बैंडविड्थ भी क्या है, कम। रेजिस्टेंस कम है तो करंट ज्यादा हुआ, रेजिस्टेंस कम है तो करंट, रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने क्या मानी है, लेस मानी है। रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या हुआ, ज्यादा, और रेजिस्टेंस कम है तो आप ये भी बताएं बैंडविड्थ क्या होती है, कम होती है। बैंडविड्थ का फॉर्मूला था, ये बैंडविड्थ कम ही है, ये वो अब देखिए आप सेकंड केस में जो ग्राफ बना रहा हूं उसमें मैं ले रहा हूं रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा ले रहा हूं, यानी R2 की वैल्यू कंपैरेटिवली क्या है, थोड़ी ज्यादा है। रेजिस्टेंस यदि ज्यादा लेंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा होने से क्वालिटी फैक्टर कम होता है ना, क्वालिटी फैक्टर कम होगा। सेकंड इस पेन से जो मैं बना रहा हूं उसका क्वालिटी फैक्टर कम होगा क्योंकि मैं रेजिस्टेंस क्या ले रहा हूं, ज्यादा, और रेजिस्टेंस यदि ज्यादा लूंगा तो ज्यादा रेजिस्टेंस लेने से करंट क्या होगा, कम। पहले यहां बता रहे थे, अब यदि हम रेजिस्टेंस ज्यादा ले रहे हैं, रेजिस्टेंस ज्यादा लिया तो करंट पहले वाले का क्या हुआ, कम। भाई रेजिस्टेंस ज्यादा होने से करंट क्या होता है, कम, तो करंट हुआ कम, और करंट कम हो गया ये
और करंट धीरे धीरे इधर आकर के क्या होता है, कम ही होता है, ये आप इस तरह से। और करंट रेजिस्टेंस ज्यादा होने से बैंडविड्थ क्या हुई, ज्यादा, तो इस ग्राफ की जो बैंडविड्थ है वो कंपैरेटिवली क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी यहाँ जो करंट है, ये वाली जो बैंडविड्थ है पहले वाले के कंपैरिजन में, उससे क्या होगी, ये वाली, ये मैं मान लेता हूं F1 डैश और ये F2 डैश। सेकंड ग्राफ में जो R2 ग्राफ है, इसका जो रेजिस्टेंस है, रिलेशन क्या है, रिलेशन ये है कि R1 और R2 में ज्यादा कौन है, R2 ज्यादा है, R1 कम है और R2 क्या है, ज्यादा है। तो देखो क्या हुआ, R1 कम था, पहले ग्राफ में रेजिस्टेंस कम था, रेजिस्टेंस कम था तो रेजिस्टेंस कम होने से करंट क्या हुआ, ज्यादा। पहले ग्राफ में क्या था, रेजिस्टेंस कम है तो करंट क्या था, ज्यादा। रेजिस्टेंस कम था तो रेजिस्टेंस कम होने से बैंडविड्थ भी क्या होती है, ज्यादा या कम। कम रेजिस्टेंस और बैंडविड्थ डायरेक्टली होते हैं, तो बैंडविड्थ पहले वाले की क्या थी, कम थी। अब फिर क्या हुआ, दूसरे ग्राफ में ग्रीन वाले में देखिए आप, रेजिस्टेंस आपने ज्यादा लिया, रेजिस्टेंस ज्यादा लेने से करंट क्या हो जाता है, कम, और रेजिस्टेंस ज्यादा लेने से बैंडविड्थ क्या हो जाती है, ज्यादा। वही आप इस ग्राफ में देख पा रहे हैं। तो क्वालिटी जो शार्पनेस ऑफ द कर्व है, पहले ग्राफ में क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, आर पहले ग्राफ में कम है, आर कम है तो क्वालिटी फैक्टर क्या होगा, ज्यादा। तो यहां से जो पॉइंट्स आ रहे हैं उन पॉइंट्स को हम कहें क्वालिटी फैक्टर जितना ज्यादा होगा, क्वालिटी फैक्टर यदि मोर होगा, देन रेजोनेंस विल बी शार्प, तेज होगा। जो रेजोनेंस है वो क्या होगा, तेज होगा। क्या ज्यादा होने पर, क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होने पे। दूसरा पॉइंट आप ये कह सकते हैं, मैं यहां ये मिटा दूं, ये तो लास्ट में आई हुई थी, ये लिख लिया हो गया आपने। अब देखो, मैं कहूं यदि रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है, रेजिस्टेंस कम वाला केस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस लेस है तो रेजिस्टेंस लेस है, रेजिस्टेंस यदि लेस है, रेजिस्टेंस कम है तो क्वालिटी फैक्टर है वो क्या होगा, मोर होगा, वो ज्यादा होगा। और क्वालिटी फैक्टर मोर होगा तो शार्पनेस ऑफ द रेजोनेंस विल बी मोर। ज्यादा रेजोनेंस कौन से में है, इसमें है। फर्स्ट ग्राफ में रेजोनेंस क्या है, ज्यादा है, इसकी शार्पनेस ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, क्योंकि इसका क्वालिटी फैक्टर क्या है, ज्यादा है। क्वालिटी फैक्टर ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस क्या है, कम है। कैसे कम है, क्योंकि करंट क्या है, ज्यादा है। इस तरह से, सो ये भी आप नोट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं, अच्छा क्वालिटी फैक्टर की कोई यूनिट होती है क्या। क्वालिटी फैक्टर एक यूनिट लेस होता है। क्वालिटी फैक्टर कैसा रेशियो होता है, एक यूनिट लेस होता है। जनरली जो क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू है, ये भी लिख लीजिए आप, जनरली द वैल्यू ऑफ क्वालिटी फैक्टर इज मोर देन 1। जनरली क्वालिटी फैक्टर की वैल्यू जो है एक से क्या होती है, ज्यादा होती है, 1 से ज्यादा होती है, मोर देन 1 से ज्यादा होती है। क्वालिटी फैक्टर बेसिकली किसका, मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन है। जितना क्वालिटी फैक्टर ज्यादा होगा उतना ही एम्पलीफिकेशन क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी करंट ज्यादा बढ़ेगा। एम्पलीफिकेशन का मतलब बढ़ना। एम्पलीफायर में मैं बताऊंगा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में कि किस तरह से एम्पलीफिकेशन ज्यादा होगा। तो आप ये कह सकते हैं, क्वालिटी फैक्टर इज द मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एम्पलीफिकेशन इन सर्किट। कोई सर्किट में कितना वोल्टेज का एम्पलीफिकेशन होगा वो कहता है क्वालिटी फैक्टर।
अच्छा, क्वालिटी फैक्टर और आरएलसी सर्किट का, रेजोनेंट सर्किट का कहाँ क्या यूज है ये और देख लीजिए। आप रेडियो में, आप रेडियो रिसीवर के बारे में, वैसे डिटेल में तो मैं कम्युनिकेशन में बात करूंगा आपसे, शॉर्ट में एक रफ आइडिया मैं बता ही देता हूं जब टॉपिक की बात चल गई, कि जब आप कम्युनिकेशन की बात करो, जैसे रेडियो से डिफरेंट सिग्नल्स आ रहे हैं, आप एफएम सुन रहे हैं 93.5 मेगाहर्ट्ज, 98.2 मेगाहर्ट्ज, अलग अलग स्टेशंस, अलग अलग वो ट्यूनर क्या करता है, अलग अलग सिग्नल्स को, कई बार आप 93.5 सुन रहे हैं, कई बार अलग अलग फ्रीक्वेंसी के, तो बाकी वाले मिक्सअप नहीं होते क्या? क्यों नहीं होते? क्योंकि वहां पर आप क्या करते हो, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये नोट कर लिया आपने, अब वहां पर आप क्या करते हो, जैसे मैं ये नोट कर लिया, ये तो आपने कोई दिक्कत नहीं, अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं कि वो आपके दिमाग में कम्युनिकेशन का आइडिया चल रहा होगा। जैसे मान लो आपको सेलेक्ट करना है 98 मेगाहर्ट्ज वाला, इस फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल सुनना है, इस फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को रिसीव करनी है, ब्रॉडकास्टिंग हो रही है, उसमें अलग अलग सिग्नल्स आ रहे हैं और आप किसको सुनना चाहते हैं, 98 मेगाहर्ट्ज वाले को। तो आप जो जिस फ्रीक्वेंसी को सेलेक्ट कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी 1/रूट LC होती है। कैपेसिटर की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू इस तरह से सेलेक्ट कर लें, इंडक्टर की वैल्यू तो फिक्स होगी एक वैल्यू, कैपेसिटर को इस तरह से एडजस्ट कर लें कि ये वैल्यू कितनी हो जाए, 98 हो जाए। और जैसे यदि ये 98 होगी तो अब 98 मेगाहर्ट्ज पे तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बाकी फ्रीक्वेंसीज पे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो कौन सा ज्यादा एम्पलीफाई हुआ, वो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी वाला, तो वही सुनाई पड़ेगा आपको, बाकी वालों का एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से बाकी नहीं सुनाई पड़ेंगे। तो ट्यूनिंग में इसी तरह से तो करते हैं, रेडियो में जो आरएलसी सर्किट है वही उन पर्टिकुलर सिग्नल को क्या करता है, रिसीव करता है। कौन से सिग्नल को रिसीव करेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी उस सर्किट के रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की क्या होगी, इक्वल होगी। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हम चेंज कर सकते हैं ट्यूनर से, किसकी वैल्यू चेंज करके, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करके। तो इस तरह से आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट था आपका आरएलसी सीरीज सर्किट का।